में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली बीबीआई क्वेश्चंस एंड आंसर इन हिंदी बाय राजू रजक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऐसे करके मैं क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी जो है उसका 2 है, उसी का मैं आपको सारे चैप्टर बाय चैप्टर बीबीआई क्वेश्चंस और आंसर बताने वाला हूं, बहुत इजी तरीके से। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। किसी भाई ने कमेंट किया था, अजीत कुमार उनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर हिंदी का बीबीआई क्वेश्चंस एंड आंसर सब्जेक्टिव बनाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। चलिए, तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्लास 10। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ मैं इसका आंसर भी दे दिया हूं, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे हमको देना है, यहां पर मैं आंसर भी आपके लिए लाया हूं। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। जातिवाद भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि लोग श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, परिणाम स्वरूप बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इसका आंसर यहां पर आपको मिल रहा है। दूसरा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र जो होता है उसके स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कभी निम्न बातों का आवश्यक माना है, ठीक है। लोगों में वापसी, भाईचारा हो, सामूहिक दिनचर्या हो, संविधान तथा समाज का सम्मान कर सके, आपसी भाईचारे का भावना हो और लोग अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सके। ये जो थर्ड नंबर देख रहे हैं, संविधान तथा समाज का सम्मान कर सके, ठीक है ना। समाज का यहां पर ये जो सामना है यह हटा दीजिए, समाज का सम्मान कर सके। अगला जो बीबीआई क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। तो सच्चे लोकतंत्र के लिए स्थापना जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में लिखा है कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज की ही सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा का सम्मान भाव हो। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और वहां से आपको इसका आंसर मिलते जाएगा। वैसे अगर आप कहे तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र किसका नाम है। तो लोकतंत्र किसका नाम है आपको अगर जानना है तो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखों मरने की नौबत आ सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में यदि किसी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट ना हो तो ऐसी स्थिति में उसे भूखों मरने की नौबत आ सकती है। जैसा अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में बहुत ऐसे आदमी हैं जो अपना पेशा छोड़ करके, बहुत ऐसे आदमी हैं जो जॉब छोड़ करके सब्जी बेचे। अगर ये सब्जी नहीं बेचते तो ये भूखे मर सकते थे। तो यही कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में यदि किसी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट ना हो तो ऐसी स्थिति में उसे भूखे मरने की नौबत आ सकती है। अगला जो चैप्टर है वो 20 के दांत है। पहले जो चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें से मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 और ये 4 और टोटल मिलाकर 5 ही क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का बीबीआई है जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो का अगर आपको देख लेना है, अगर आप देख लेते हैं तो शुरू से अंत तक आपको देखना है और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आपको अपनी नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट करना है और एग्जाम की तैयारी करना है। आपको हिंदी में जो भी बुक से पूछे जाएंगे वो यही सब क्वेश्चन होगा। यही सब क्वेश्चन ज्यादातर बार पूछा गया है और ये बीबीआई क्वेश्चन है, मैंने खुद से बनाया आपके लिए, टाइप किया है। सो आपको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। 20 के दांत चैप्टर का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा ने खोखा के प्रति कैसी टिप्पणी की थी। नलिन बिलोचन शर्मा, तो खोखा के प्रति कहानीकार की टिप्पणी है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। खोखा जीवन का अपवाद था और वह घर के नियमों का भी अपवाद था।
कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा ने खोखा के प्रति कैसी टिप्पणी की थी, कैसी बात कही थी। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, इसको आपको लिख लेना है और नोटबुक में याद करना है। मोटर कार को किससे खतरा था? तो मोटर कार को यहां पर हम आपको बता दें, मोटर कार को किससे खतरा था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा था। वह 5 बहनों के स्वभाव से अलग था। उसकी जो 5 बहनें थी, वह 5 बहनों के जो स्वभाव था वह बिल्कुल उस सभी से यह अलग था। खोखा, बड़ा नटखट, उड़ान और चंचल था। सेन साहब के नाउमीद बुढ़ापे में उत्पन्न होने के कारण वह घर के नियम का अपवाद था। नहीं होता कि एक लड़का अगर किसी घर में है, एक बेटा होता है तो ज्यादातर करके बदमाशी करता है। इसी तरह से ये जो था खोखा था। आपको ये भी देख लेना है कि इकलौता बेटा है, 5 बहन है, इकलौता बेटा किसी भी घर में होता है तो ज्यादातर केस में वो बदमाशी निकलता है। तो इसमें भी दे रहा है खोखा के बारे में। सेन साहब के, यहां देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो यहां पर इसका आंसर देखना है कि मिस्टर सेन साहब ने, पहले तो इसे हाईलाइट करके थोड़ा हाईलाइट कर दे, आपको सही से दिखेगा। सेन साहब, मिस्टर सेन साहब और उनके मित्र के बीच बालकों के भविष्य में शिक्षा देने की बातचीत हो रही थी। मिस्टर सेन साहब कहते हैं कि मैं अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, जबकि उसके मित्र ने कहा कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूं, जो कुछ समाज में कर सके, बाकी कुछ और बन जाए, उसे मेरी ओर से पूरी आजादी है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, इसको आपको नोट कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्थिर कर दिया हूं। आगे देख लेते हैं, गिरधर अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दी? गिरधर जो था अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दी? तो मदन की बहादुरी के कारण उसके बाप गिरधर ने शाबाशी दी। उसने जिस बहादुरी का काम किया वह उसके पिता के लिए संभव नहीं था। उसके पिता तो सेन साहब का नौकर और खिदमगार था, मतलब उसका खिदमत करता था, उसमें कायरता थी, शोषण को सहने की आदत थी। लेकिन मदन की बहादुरी के कारण गिरधर जो था उसे शाबाशी दिया, क्योंकि हमने जो काम नहीं किया वो तुमने किया और तुमने शोषण की सहने की आदत नहीं थी, तुमने शोषण की सहने की आदत को तोड़ डाला। अगला देखिए, कह रहा है कि सेन साहब, यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र वर्णन कीजिए। सेन साहब, कॉमा यहां पर होगा, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है, इसमें आपको यही क्वेश्चन से पूछा जाएगा। आप एग्जाम के अगर 1-2 दिन भी पहले वीडियो को देख लेते हैं, हिंदी के एग्जाम के 1 दिन पहले, तो ये वीडियो आपको बहुत जरूरी है। बस आप ये वीडियो देख करके जाइए, आपका नंबर बहुत इजी तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ आएगा। तो सेन साहब कौन थे? तो मिस्टर सेन साहब अभिमानी तथा धनवान व्यक्ति था। उनकी नजर में गरीबों के प्रति कोई न्याय नहीं था। पूछेगा सेन साहब कौन थे? तो सेन साहब जो थे अभिमानी तथा धनवान व्यक्ति था, उनकी नजर में गरीबों के प्रति कोई न्याय नहीं था। ये आपका एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन, चरित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है। अगर सचरित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मदान लिखा गया, मदन होगा। मदन ये स्वभाव से ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। मदन क्या था? तो ये ईमानदार था और स्वाभिमानी बालक था। ये अपने स्वाभिमान के लिए नीचे नहीं झुक सकता था, इसीलिए इसको जो है अपने पापा की तरफ से शाबाशी मिलती है। कासू यह स्वभाव से शैतान तथा अपने पिता के जैसे ही अभिमानी बालक था, घमंडी था। गिरधर यह स्वभाव से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। यह हमेशा मिस्टर सेन साहब की बात सुनकर जीवन यापन करता था। तो ये सचरित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो इस तरह से हम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो ये एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन है। मिस्टर सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बालकों के भविष्य की शिक्षा देने की बातचीत हो रही थी। ये क्वेश्चन को मैंने आपको बनाया था ना, बनाना चाहता। उसके मित्र ने कहा कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, जो कुछ समाज में कर सके, बाकी कुछ और बन जाए और मेरी ओर से पूरी आजादी है। क्वेश्चन भी बार बार थोड़ा रिपीट हो गया है, इसको आप समझ लीजिए कि रिपीटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है, इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर आपके सामने मैं लाया हूं, आपके लिए बहुत इजी तरीके से लाया हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय बोर्ड के बुक का मैथ बना करके सोल्यूशन करा के रख दिया गया। साइंस एसएसटी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे एग्जाम की तैयारी आपको करवाए जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपको हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। बस आप वीडियो को साथ बने रहिए। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। भारत का अतीत अच्छे भविष्य की ओर भारत को जोड़ता है, क्योंकि भारत अतीत के बातों को ध्यान में रखकर देश का विकास हो पाता है, ठीक है ना, देश का विकास कर पाता है। तो यह भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन जो कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि भारत
भारत गांवों का देश है। लगभग 70% जनता गांव में ही निवास करते हैं और गांव के लोग क्या करते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन वहीं पर होगा। क्यों कहा? क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन में लोगों जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के दुख में काम आनी चाहिए। और शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में अगर एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है तो नहीं छुड़ाता, लेकिन गांव में वही एक आदमी दूसरे आदमी को पीट रहा है तो बचाता है, उसके झगड़ा को छुड़ाता है, पंचायती करता है। गरीब आदमी को वहीं शहर में कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन गांव में गरीब आदमी को जो होता है लोग सब चंदा देकर उसकी बेटी को शादी करा दिया जाता है, लेकिन शहर में ऐसी चीज नहीं है। इसीलिए सच्चे भारत के दर्शन जो है आपको गांव में होगा और भारत में लगभग 70% जनसंख्या जो है गांव में ही निवास करती है। हमें भारत की शरण लेने की कब जरूरत पड़ेगी? यदि हम ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय बनाते हैं तो हमें भारत की शरण लेने की जरूरत पड़ेगी। भारत मानव मस्तिष्क के सारे क्षेत्रों के सत्य को अन्वेषित करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना? ठीक है, आपका क्वेश्चन इसका आंसर आपको सामने है। लेखक ने भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो लेखक ने भारत की सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत देश है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारतवर्ष ने किया है, जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान भारतवर्ष ने ढूंढा है। ये इसका आंसर हो गया। लेखक ने भारत को किन किन विशेषताओं का वर्णन किया? तो ये सब। मैक्स मिलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी? तो ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय साहित्य में अंतरात्म को समृद्ध बनाने की कला है। भारत का साहित्य मानवीयता और जीवन के शाश्वत मूल्यों को विकसित करता है, इसलिए वे भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह देते हैं। ठीक है, मैक्स मिलर ऐसा आदमी था जो भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह देता है। मैक्स मिलर अपने देश का नहीं था, दूसरे देश का था, फिर भी भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह देता है, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय साहित्य ही एक ऐसा साहित्य है जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, पूरी दुनिया के कल्चरल को चेंज कर सकता है। मैक्स मिलर की दृष्टि से मनन करने योग्य क्या है? मैक्स मिलर की दृष्टि से मनन करने योग्य जो क्वेश्चंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्स मिलर का विचार था कि भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया है। मनुष्यों का मतलब होता है ऋषि मुनियों ने। ठीक है ना? भारतीय धर्म साधन ने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनके समाधान का रास्ता ढूंढ निकाला था। उनके अनुसार भारतीय धर्म दर्शन माननीय है। उनके अनुसार क्या है? भारतीय धर्म दर्शन माननीय है। तो मैक्स मिलर की दृष्टि से मनन करने योग्य क्या है? तो इसका आंसर है भारत में विदेशी क्या पाएंगे? भारत में विदेशी अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ ऐसे शुभ अवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत जगह ऐसे वीडियो मिलेंगे जो भारतीय कल्चरल को अपनाते हैं। इंडियन कंट्री में जो कल्चरल होते हैं, जैसे सीताराम करना, राधे श्याम करना, भक्ति करना, वो अमेरिकन आदमी सब अब भारतीय कल्चरल को अपनाते हैं, लेकिन भारतीय आदमी जो होता है अमेरिकन कल्चर को अपनाते हैं। भारत के लोगों का दिमाग जो है पगला गया है, इंडियन कल्चर को छोड़ करके पिछड़ी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को अपनाता है। ये बहुत बेकार अभी चल रहा है। इसीलिए भारत में विदेशी क्या पाएंगे? तो भारत में विदेशी सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ ऐसे अवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ नहीं हो सकते, शायद ही हो सकते हैं। भारत किस तरह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। ये अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तब आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए मैक्स मिलर 1823 से 1900 ईस्वी ने भारत में हमें क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक निबंध में भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रकाश डाला है। भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैक्स मिलर ने कहा कि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यहाँ ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। किसी भी ज्वलंत समस्या का वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको वीवीआई है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिख लेना है। ये अगर आपको पूछता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहा है, यह हमारी पशुता की निशानी है। लेखक इसलिए पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, स्पष्ट है वह पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। वह चाहता जरूर है कि मनुष्यता की ओर बढ़े। आज मनुष्य अस्त्र शस्त्र का जखीरा इकट्ठा किए जा रहा है, यह तो पशुता की ही निशानी कही जा सकती है।
देखिए आजकल क्या है, आजकल इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, परमाणु बम, कोंदूनी बम, राइफल ये सब बन रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब पछता की ओर ही जाने की निशानी कही जाएगी। ठीक है, नाखून बढ़ते नाखूनों की प्रकृति क्या है, बढ़ते नाखूनों की प्रकृति है कि वह नाखून को जिलाए जा रही है, नाखून को जिलाए जा रहे हैं, मतलब जिंदा कर रही है। मनुष्य उसे काटे जा रहा है और नाखून उसे जिंदा जिलाए जा रही है, जिलाए। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि लाख वर्ष पहले मनुष्य नखों और दांतों पर निर्भर पशुवत जीव था। मनुष्य नखों मतलब नाखून और दांतों पर, दांत पर निर्भर पशुवत जीव था। आज भी हमारी पशुता नष्ट नहीं हुई है, पशुता मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है, पशुता मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव काल से हम लोग जो है नाखून से ही किसी चीज को काटते थे, फाड़ते थे और दांत से उसे काट काट कर खाते थे। जंगलों में जो है पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ करके उसे जो है आग पर झुलसा झुलसा करके, झरका झरका करके उसे खाते थे और नाखूनों से नोच नोच करके उसे हटाते थे, खाते थे। तो ये हमारे मतलब क्या है, ये पशुवत जीव पर निर्भर है। मतलब कह रहा है कि पशुता आज भी नष्ट नहीं हुई, इसके बारे में बता कर रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारांश प्रस्तुत करे। अगर यह पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का एक उत्तम ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते लिखा है। सबसे पहले लिखना होगा, प्रस्तुत निबंध में निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सशैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को भी निरूपित करता है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते, सारांश प्रस्तुत करने के लिए इतना सारा हम लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नागरी लिपि, अगला कुछ चैप्टर है नागरी लिपि। इससे भी कुछ क्वेश्चन जो है VVI है। वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन VVI क्वेश्चन को मैंने इसमें चूज किया है। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वह प्राय देवनागरी लिपि में प्रकाशित होती है। तो देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो यही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी की विविध बोलियां, नेपाली, नेवारी एवं मराठी भाषाएं लिखी जाती है। ये सब भाषाएं क्या होता है, ये सब जो होता है देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा में वह कौन सा अक्षर है जो हिंदी में नहीं पाया जाता, वह अक्षर किन भाषाओं में मिलता है। मराठी भाषा में कत अक्षर है जो हिंदी में नहीं पाई जाती है, यह अक्षर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में मिलता है। ये सबसे VVI क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया से देखना है। कौन अक्षर है, तो वह कत। यहाँ पर मैं यहाँ पर रेड कर मतलब इसको क्लीनिंग कर देता हूँ। कत अक्षर जो हिंदी में नहीं पाई जाती है, यह अक्षर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में से मिलता है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। देखिए, उत्तम नागरी नाम की उत्पत्ति, उत्तर नागरी, उत्तर यहाँ पर दे रहा है उत्तर नागरी नाम की उत्पत्ति, यहाँ से होगा। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया। पहले होगा यहाँ पर 2 बार, पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तो पूछेगा नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, तो ये आपको लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं बहादुर, क्लास 10 हिंदी। बहादुर जो है चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, ये VVI क्वेश्चन है। बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। उसकी माँ उसकी गलतियों पर काफी पिटाई करती थी। भैंस की पिटाई के आरोप में माँ ने बुरी तरह बहादुर को पिटाई किया। बुरी होगा, ठीक है ना, आप लिख लेना, बुरी तरह से बहादुर की पिटाई कर दी। वह घर से कुछ पैसे लेकर 9-2-11 हो गया। वो घर से क्या किया, कुछ पैसा लिया और 9-2-11 हो गया। बहादुर का स्वर कैसा था, तो बहादुर का स्वर जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहादुर के स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। उसका स्वर संगीत के माधुर्य से भरा हुआ था। बहादुर का आवाज बहुत सुरीली था। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बहादुर को किशोर निर्मला कहानीकार था, वो आकर के पिटाई करते थे।
जिससे तंग आकर के बहादुर ने कहानीकार का घर छोड़कर भाग गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको रिपीटिंग करना है और बार बार इसी क्वेश्चन को याद करना है। आपके सामने इसका आंसर भी दे रहा हूं। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और इस आरोप का क्या असर पड़ता है। देखिए, बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं। देखिए, बहादुर एक मेहनती और ईमानदार लड़का था और आजकल ईमानदार आदमी पर ज्यादा आदमी भिड़े रहता और पिछले जमाने में भी भिड़ा था और इस बुक में भी कह रहा है। बहादुर एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जिसे देखकर निर्मला के रिश्तेदार को काफी दुख हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया था। यह आरोप बहादुर के स्वाभिमान को झटका लगा था। बहादुर किशोर निर्मला और कथावाचक का चरित्र वर्णन करें। बहादुर कह रहा है किशोर, ठीक है, निर्मला और कथावाचक का चरित्र वर्णन करें। तो बहादुर यह मेहनती और स्वाभिमानी लड़का था। यह किशोर यह स्वभाव से शैतान और अभिमान बालक था। यह दूसरे के बहकावे में आकर दूसरे का कार्य करती थी। निर्मला यह स्वभाव से अच्छे आदमी थे, परंतु परिवार के दबाव में आकर गलत और सही का निर्णय नहीं करते थे। चलिए, ये सब तो ये पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर क्यों रोने लगी। निर्दोष और निश्चल बहादुर के प्रति निर्मला को जैसे व्यवहार करना चाहिए था उसने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। अतः बहादुर भाग गया और निर्मला को अपने व्यवहार के प्रति पश्चाताप होने लगा। बहादुर कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। मध्यवर्गीय परिवार की यह कहानी है। सभी नौकर रखना चाहते हैं लेकिन नौकर के साथ निर्वाह करने में लोग असफल हो जाते हैं। मां से पिटाई खाकर बहादुर भाग खड़ा होता है। नौकरी एक नौकर को स्वीकार करता है। वहां दुर्व्यवहार में पिटाई लगती है, वहां से भी वह भाग खड़ा होता है। निर्मला को बहादुर के आने पर खुशी होती है। घर के सभी सदस्य सुख, चैन और आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। बहादुर एक परिश्रमी लड़का है। उसके परिश्रम के कारण घर सुखी हो उठता है। डांट फटकार से बहादुर को कष्ट होने लगता है। रिश्तेदारों द्वारा रुपया चोरी का आरोप लगाने पर बहादुर का दिल टूट जाता है, वह भाग खड़ा हो जाता है। आगे देख लीजिए, गोधली भाग 2 कक्षा 10 परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान जो है वह साहित्यकारों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप आवश्यक लिख लीजिएगा, इसको हटा करके आवश्यक ऊपर में दिया हुआ लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी ज्ञान की आधार पर साहित्य का रचना करते हैं। ठीक है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो लोग रूढ़ियों का अनुचर नहीं है, उन्हें तोड़कर क्रांतिकारी साहित्यों की रचना करना चाहते हैं तथा साहित्य युग परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है, ये आपको 3 नंबर पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा वो 2 नंबर। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध परंपरा का मूल्यांकन में समाज, साहित्य और परंपरा के प्राथमिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा की है। परंपरा का ज्ञान उन लोगों, लेखकों, चिंतकों के लिए ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। राजनीति मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। साहित्यकार श्रेष्ठतर जीवन मूल्यों में रचते हैं, राजनीतिक निम्नतर कार्य करने में नहीं हिचकते हैं। साहित्यकार समाज का अगुवा होता है। जो राजनीतिक पिछलगुआ अंग्रेज कवि टेनिसन ने, ठीक है ना, लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विवल कर देती है। जब ब्रिटिश समाज का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले। उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये राजनीतिक मूल्यों को साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन है VVI। इसको आपको याद करके जाना, ये बहुत VVI क्वेश्चन है।
जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में से जो VVI क्वेश्चन आने वाला है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने शुरू किए? तो बिरजू महाराज ने, देखिए बिरजू महाराज ने यहाँ पर दिया हुआ है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा एक छोटे लड़कियों को देना प्रारंभ किए तथा बदले में उन्हें 250 रुपये का महीना मिलता था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। पिताजी का स्वभाव सीधा साधा था तथा ईमानदारी भी थी। बिरजू महाराज के पिता ईमानदार पुरुष के रूप में जाने जाते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि जब मैं 18 वर्ष का था तब हमारे विवाह कर दी गई, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ी गलती था। आप लोग भी जल्दी शादी मत कीजिएगा, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जॉब कीजिए, अपने पैर पर खड़ा हो जाइए, और लड़के हो या लड़कियां हो, खास करके लड़कियों को बोला जाता है, लेकिन गांव समाज की लड़कियां ऐसी होती नहीं है, तो लड़कियों को संभलना जरूरी है। आप लोग जब तक जो है जॉब नहीं करें, एक अच्छे पोस्ट पर ना चल जाए या प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम ना करें, अच्छे पैसे ना कमाएं, तब तक आपको जो है शादी नहीं करनी चाहिए। पंडित बिरजू महाराज के बचपन के बारे में संक्षेप लिखे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 शुक्रवार सुबह 8 बजे ठीक बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में वह आखिरी संतान थे। इनकी 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन पंडित बिरजू महाराज से 8-9 साल बड़ी थी। ठीक है ना। ये पंडित बिरजू महाराज के बचपन के बारे में संक्षेप कहेगा, लिख देना। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। जब वे नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी। वे अपनी अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में प्रश्न किया करते थे। अम्मा जी ने पिताश्री से तुलना कर इसमें निखार सुधार लाने को कहा। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। चाचा जी कहने लगे कि देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बिरजू महाराज बहुत खुश हुए। ये कहावत तो है बहुत अच्छी। चलिए कक्षा 10 अभिनयो चैप्टर है। इसमें से आपको जो VVI क्वेश्चन है, अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? अभिनयो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। अभिनयो किस लिए प्रसिद्ध है? पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा अभिनयो एक महत्वपूर्ण काव्य केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है लमादा मोजेल दाविनियो। ठीक है ना, ये आपको इसका आंसर लिखना है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? रोन नदी के किनारे कुछ देर लेखक बैठा था। जल प्रवाह को एक टक देखते रहने पर उसे लगता था कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से क्या सीखते हैं? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर पाठकों में धीरज का पाठ प्रदाता है को प्रत्येक स्थिति में स्थिर, धैर्यशील और शांत रहना चाहिए। प्रचिंता के यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर आपको प्रचिंता के रखना चाहिए। अपना विश्वास हमें हर परिस्थिति में कायम रखना चाहिए। अपने स्वप्न को हमें बुनते रहना चाहिए। अपनी कल्पनाओं को हमें आकार देना चाहिए। यह कविता अत्यंत धीरज बनाए रखने का निवेदन हमसे करती है। धीरज से ही मनुष्य संसार झेल देता है और अधर में संतुलन खो बैठता है। यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। तो देखिए कहेगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से क्या सीखते हैं? तो यह हमें धीरज का पाठ पढ़ाता है, हमें अपने स्वाभिमान बनाना सिखाता है, हमें अपने विश्वास दिलाना सिखाता है और हमें अधर में संतुलन खो बैठने का सीख जो है संतुलन खो बैठने का सीख जो है जिससे जाता है, वो सीख हमें इसी से मिलता है। धीरज से ही मनुष्य संसार झेल लेता है और अधर में संतुलन खो बैठते हैं। यही सीख हमें इस कविता से भी मिलती है कि संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? मनुष्य जीवन से पत्थर की, तो मनुष्य जीवन में कोमलता और कल्पनाशीलता होती है, जबकि पत्थर में यह बात नहीं पाई जाती है। मनुष्य प्रतीक्षा करते हैं तो पत्थर भी अज्ञात की प्रतीक्षा में सदियों से खड़े हैं। मनुष्यों को सन्नाटा पसंद नहीं है, जबकि पत्थर भयंकर सन्नाटे में खड़े रहते हैं। मनुष्य का हृदय भेद्य भी है और अभेद्य भी है, जबकि पत्थर अभेद्य ही है। पत्थर और मनुष्य प्राचीनता लिए हुए हैं।
पत्थर और मनुष्य दोनों बाट जो होते हैं, मनुष्य माथा झुकाकर प्रार्थना करते हैं, जबकि पत्थर, अभी इसका आंसर और है, जबकि पत्थर बिना झुके रहते हैं, मनुष्य पसीज कर विनम्र होकर कामना करता है, जबकि पत्थर ऐसा नहीं करते। मनुष्य शब्दों की सहायता से कविता लिखता है, जबकि पत्थरों के पास शब्द नहीं होते, पत्थरों के पास भाषा नहीं होती है। मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हैं, पर पत्ता नहीं, पत्थर किसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो देखिए पूछेगा मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है, विषमता है, तो मनुष्य और पत्थर के बारे में इसमें अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए मछली चैप्टर का नाम है, मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी, तो एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालेंगे तब बड़ी होगी, तो बाल्टी के सहारे निकाल लूंगा तथा इसके साथ खेलूंगा। इसीलिए मछलियों को लेकर के बच्चों की अभिलाषा यही थी, और सब आदमी को यही होता है कि चलिए मछली पकड़ते हैं, इसे नाव में डालते हैं, बड़ा होगा तो इसे निकाल कर रखेंगे। सब बच्चा का यही एक प्रतीक्षा होता है। मछलियां घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने इसे पानी से भरे बाल्टी में रख दिया था ताकि वह मरे नहीं। ठीक है, बच्चा सभी जो होता है ना बहुत अजीब होता है। छल्ली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए। छल्ली लिखा गया, मछली होगा। यहाँ पर 1 मिनट हम यहाँ से हिंदी करके आपको हम इसका हिंदी लिखे देते, मछली का छल्ली पर आ गया, मछली होगा। चलिए यहाँ पर मछली, तो मछली जब झोले में थी तब छटपटा रही थी। दीदी ने अपने साले की आंचल से इसके मुंह को ढक दी थी। तब वह मन ही मन मछली काटे जाने की बात सुनकर रो रही थी, और मछली भी रो रही थी, दीदी भी रो रही थी, यही समानता है। मछली कहानी के शीर्षक की है, सार्थकता स्पष्ट करे। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है, और इसमें एक किशोर की व्यय संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए उसी को मिथकन से उपजी शब्दी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा है और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। इस कहानी में दीदी मछली बनी हुई है। वह मछली के कटने पर मछली की तरह तड़पती है, कसकती है और छटपटाती है। अतः इस कहानी को विषय वस्तु के अनुरूप शीर्षक मछली अत्यंत सार्थक और सटीक बैठता है। तो कहेगा ना, तो ये 5 नंबर में पूछेगा। मछली कहानी के शीर्षक जब ये पूछेगा, शीर्षक को स्पष्ट करे, तब 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब नौबत खाने में इबादत। अब हम लोग जो है लगभग चैप्टर लास्ट में आने ही वाले हैं, अभी कुछ चैप्टर और है। तो नौबत खाने में इबादत एक चैप्टर है, इसमें का VBI जो क्वेश्चन है, काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है कैसे। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। यहाँ रहकर हम आत्मीयता साध कर संस्कृति गुण संपन्न हो सकते हैं। यह धर्म और धार्मिक सद्भाव की नगरी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। इससे हमें दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान, श्रद्धा व समर्पण का भाव रखने की सीख मिलती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। शहनाई किसे कहते हैं? संगीत शास्त्र के अनुसार शहनाई किस वाद्य यंत्र से प्रगणित होती है, मतलब निकलती है? अरब देश के एक वाद्य को जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जिसमें नारी यानी नरकट या रीड होती है, उसमें नए नाम से जाना जाता है। संगीत शास्त्र के अनुसार शहनाई को सुशीर वाद्यों में परिगणित किया जाता है। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय करना है, परिचय पाठ के आधार पर इसका आंसर देना है। तो ये इसका आपका आंसर है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शोक वे बताते हैं। उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन इस दिन खास साहब खान यानी खान साहब होगा, यहाँ पर खान होगा, न होगा, ठीक है ना, खान साहब। इस दिन खान साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं और डालमंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं।
इस दिन कोई राग नहीं बजता, रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो ये क्वेश्चन था कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खा के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो ये आंसर आपका है, अगर पूछेगा तो 5 नंबर में, नहीं पूछेगा तो ज़्यादा VVI भी नहीं है। कक्षा 10 शिक्षा और संस्कृति, इसमें से आपको क्वेश्चन आता है। गांधी जी बारे में आपको क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछेगा, लगभग जिस सब्जेक्ट में उसके बारे में है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जो है जीवन संग्राम में जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को प्रेम जो है वो प्रेम से घृणा को मतलब जीत ले, सत्य से असत्य को जीत ले और कष्ट सहने से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीख सके। मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? जब बच्चे को कोई अच्छी बात से खिलाई जाती है तो उसमें धीरे धीरे निपुणता आने लगती है, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास होता है तथा आत्मा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मांस मछली से दूर रखें, क्योंकि बच्चा अभी उसका आत्मा जो है उत्तम विकास नहीं कर पाएगा। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसके बुद्धि का विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। ठीक है, जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? महात्मा गांधी के अनुसार दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। दूसरी संस्कृति अपने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हमें अपने संस्कृति का मूल्य कम कर आंकना नहीं चाहिए। हमें अपने संस्कृति को हृदय में बैठाकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना सामाजिक आत्महत्या करना ही होगा। दूसरी संस्कृतियों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। अगला जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया है। ये चैप्टर जो था ये लास्ट था। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो आपने देखा है, देखिए अभी मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को बस यही करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। एग्जाम से जिस दिन अगर एग्जाम होगा, मान लीजिए कि कल एग्जाम होने वाला हिंदी का, तो इस वीडियो को देख लेना। लगभग 37-38 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेना है। इसमें जो क्वेश्चन है अगर याद होगा तो रिपीटिंग कर लेना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जो VVI क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डाला हूँ। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। वीडियो को लाइक करके अपने जो भी दोस्त है, जो भी भाई बहन है, उसके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।